बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में बहुत सारी बातें हमने की। राजनीति में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है, चुनाव का मौसम आ गया है। देखिए जो हुआ झारखंड के अंदर, अभी चंपई सोरेन दिल्ली में है, उनके पीछे लगे हुए हमारे रिपोर्टर खबर निकालेंगे वो कि आखिर चंपई सोरेन भाजपा के साथ किससे बात करने जा रहे हैं आज। तो वो तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी टूट रही है, उनके विधायक 4 विधायकों ने अब इस्तीफा दे दिया। हरियाणा में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है। लेकिन अब मैं आपको जरा नेशनल पॉलिटिक्स में इस वक्त क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी चर्चा हुई, मेहमानों ने बताया कि भाई कांग्रेस पार्टी ने संविधान रक्षक नियुक्त करने का फैसला किया। बहुत सारे, मैं नंबर भूल रहा हूँ, संविधान रक्षक नियुक्त करेगी कांग्रेस पार्टी। वो जगह जगह जाकर के बताएंगे भाजपा से सावधान, आरएसएस से सावधान, ये आपका संविधान बर्बाद कर देंगे, आपका आरक्षण रोक देंगे, ये सारी बातें वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान छेड़ रही है। अच्छा, ये उसको करना ही होता है। जब भी अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उससे पहले सदस्यता अभियान होता है, राज्यों में फिर उसकी इकाई के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद अध्यक्ष चुना जाता है। तो अध्यक्ष का मसला तो उनका भी पड़ा ही हुआ है। अब ऑफिशियली जो मैंने पढ़ा, 10 करोड़ से ज्यादा मेंबर बनाने हैं। मुझे भी सर बता रहे थे कि 18 करोड़ तो पहले ही लोग दावा कर चुके हैं, लेकिन 10 करोड़ के ऊपर उनको मेंबर बनाने। एक बार पहले मिस्ड कॉल अभियान भी चला था, मिस्ड कॉल दीजिए भाजपा के मेंबर बन जाइए। उस पर भी बता रहे थे, खबर कर दी थी समीर जी की शक्ल दिखाई, इन्होंने कवर कर दी थी कि सब्जी मंडी में जाकर के भाजपा के कर था, उनका फोन ले लेके मिस कॉल दे रहे थे। हाईवे पे खड़े होकर ट्रक ड्राइवर के मोबाइल लेकर उनसे मिस कॉल करवा लेते थे। मेंबरशिप का जब टारगेट दिया था तो कार्यकर्ता क्या करेंगे, ट्रक ड्राइवर, सब्जी वाले सब जो है भाजपा के मेंबर बन गए थे। बहरहाल इस बार विनोद तावड़े जी को जिम्मा दिया गया है, एक बड़े प्रभावशाली जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के, उनको कई राज्यों का जिम्मा इसका दिया गया है। बहरहाल कल एक बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई थी। पहले खबर आई थी कि उसमें मोदी जी भी जाएंगे, लेकिन फिर मोदी जी नहीं गए, उसमें फिर अमित शाह जी गए थे। और अमित शाह जी ने अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये मत सोचिएगा कि आपके नंबर कम हो गए तो हम कमजोर हो गए। ये याद रखिए कि आप तीसरी बार सत्ता में आ चुके हैं, और हमने पहला बिल जो भी लेकर के आए, बड़ा बिल जो हम लेकर के आए, वक्फ बिल, पहले इसी खबर पर रहेंगे, वक्फ बिल जो हम लोग लेकर के आए हैं, और वक्फ बिल ये बताता है हमारी ताकत कमजोर भी नहीं हुई है और हमारी विचारधारा से भी हम लोग डिगे नहीं है। तो इसकी चर्चा मैं जरा मेहमानों के साथ करना चाह रहा था। सर, भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस समय तो फिलहाल अभी सदस्यता अभियान की उन्होंने शुरुआत कर दी है। लगातार चर्चा हो रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी क्या घोषित करेगी। ये भी चर्चा थी कि इस बैठक के बाद शायद क्या भारतीय जनता पार्टी किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना देगी। तो जिस तरीके से बैठक हुई और जिस तरीके से घोषणा हो गई है कि 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो नवंबर 10 तक चलने वाला है, 4 चरणों में होगा, और कई तरीके से भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनाएगी। 1 करोड़ सदस्य इस दौरान बनाने का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और टारगेट रखा है कि भाई जितने ज्यादा सदस्य बने, हालांकि जिन राज्यों में 10 करोड़ टोटल में रखा, 1 करोड़ अभी इस पहले फेज के अंदर उन्होंने कहा कि बनाना ही है। और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर फिलहाल सदस्यता अभियान नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली जमीन पर उतरता है? इतने करोड़ मेंबर बन गए जी, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप को। देखिए, आप सदस्यता बनाओगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो आपके सक्रिय लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि सदस्य बनना चाहते हैं, तो पार्टी कार्यालय संपर्क करते हैं कि मुझे सदस्य बनना है, तो पार्टी कहती है कि आप पार्टी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ सदस्यता फॉर्म में ऑनलाइन भर के हो जाइए। कई बार पार्टी के कार्यकर्ता उसको फिजिकल फॉर्म देते हैं, घर घर जाते हैं, फिजिकल फॉर्म भरा के सदस्यता अभियान ले आता है। इस बार भी वही तरीके अपनाने जाने वाले हैं। मिस कॉल का तरीका भारतीय जनता पार्टी अपनाने वाली है। इसके लिए QR कोड का तरीका इस्तेमाल करेगी, नमो ऐप का इस्तेमाल कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां जाकर आप सदस्य बन सकते हो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो घर घर जाकर एक फिजिकल फॉर्म में भी सदस्य बनाएंगे, उसके अंदर पूरा डाटा होगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाला ना, उसके बाद पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को संगठन को नॉर्थ ईस्ट तक ले जाने की जो कोशिश की थी, और यही कारण रहा कि नॉर्थ ईस्ट में जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद अपने पूरे कार्यकाल में 1 बार जाते थे, अमित शाह 10 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गए। वहां पर उन्होंने कार्यकर्ता जो को सदस्य बनाने की प्रेरणा दी, पूरे देश में संगठन को मजबूत किया, और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत संगठन अमित शाह के कारण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी चेहरा थे, सरकार थी, संगठन इतना मजबूत हुआ, जिसके कारण कहा जाता है कि अमित शाह जैसा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मिला है कि जो संगठन के लिए दिन रात जिन्होंने इतना लंबा काम किया है। आप तो इतने लंबे अरसे से पार्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन 10 सालों में क्या अंतर आया है? कार्यकर्ता के स्तर की बात कर रहा हूं मैं, वर्कर लेवल पर। देखिए, कई फर्क पड़ा 10 साल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा एक आर्थिक रूप से मजबूत हुई है, पार्टी का संगठन बहुत बड़ा मजबूत हुआ है, और पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का, सेंट्रल लीडरशिप का जो एसएस के जो सिस्टम था वो भी बहुत मजबूत हुआ है। तो पार्टी बड़ी है इसके अंदर। और पार्टी में दूसरा यह बड़ा फर्क पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले जो कहा जाता था कि भाई किसी को लाने के पहले विचार करना है, सोचना है,
2014 के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया कि भाई अगर विपक्ष का कोई नेता नाराज है और वो हमारे पास आकर हमारी विचारधारा से और हमारे पार्टी की जो रीति नीति है उसके अंदर काम करना चाहता है तो हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होंगे, हमें किसी से बैर नहीं इस पर तो हमने बहुत बहस की कि इसका फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ, दोनों होता है। फायदा ज्यादा हुआ, मुझे लगता है नुकसान कम हुआ, फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे राज्य, नॉर्थ ईस्ट में तो भारतीय जनता पार्टी इसको फायदा हुआ ना, नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। आप देखिए आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, हेमंत शर्मा आ गए थे, बात सही है। अब साउथ में विस्तार हुआ, त्रिपुरा में बना ली, मेघालय में बना ली, मणिपुर में चले गए, आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए, आप दूसरे छोटे राज्यों में चले गए और संगठन मजबूत हुआ। नहीं, लेकिन ये मोदी मैजिक था या संगठन का? दोनों। देखिए मोदी तो चेहरा है, मोदी चेहरा रहेगा, लेकिन संगठन तो जमीन पर काम करेगा। नॉर्थ ईस्ट में तो मोदी जी का चेहरा नहीं था, वहां तो संगठन ने काम किया। दूसरे पार्टी के नाराज नेताओं को आप पार्टी में लेकर आए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। त्रिपुरा में बीरेन सिंह नाराज थे, आप उनको लेकर आके मणिपुर में आपने मुख्यमंत्री बनाया। त्रिपुरा में विप्लव देव थे, बाद में जो कांग्रेस के लीडर थे उनको लाके आपने मुख्यमंत्री बनाया। आसाम में हेमंत आए आपके पास, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप लेकर आए। पूरे हिंदुस्तान का उदाहरण है कि आप और इस विस्तार का क्रेडिट आप अमित शाह को देते हैं? निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक विस्तार हुआ है वह अमित शाह को उसका क्रेडिट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अगर देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी से लेके जितने अध्यक्ष बने, संगठन का विस्तार इतना कभी नहीं हुआ जितना अमित शाह के नेतृत्व में। उनका मैसेज ये भी था अपने लोगों को, भाई आप मत समझो कमजोर हुए हो, कमजोर नहीं हो, आप बहुत बड़ी पार्टी हो, तीसरी बार सरकार में आए हो। अब बिल्कुल सौरभ, आई थिंक अब मुझे आपकी बात याद आई इससे। एक बार आपने कहा था कि बीजेपी वाले ऐसे मायूस घूम रहे हैं जैसे ये चुनाव हार गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आप बहुत गौर से सोचे कि ये पहले तो ये एक प्री पोल अलायंस था, कहीं ना कहीं इसका आंकलन था कि कई जगह नुकसान होगा और वो नुकसान जो है उसकी उसको भराई करनी है। तो वो ऑब्वियसली टीडीपी और जब नीतीश कुमार ने ज्वाइन किया, एक मैसेज जो है ऑडियंस को, इलेक्टोरेट को, वोटर को ये गया कि एक संगठन है, एक ग्रुप है, और वो बीजेपी की इनफैक्ट इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दिखाता है जो उन्होंने अपनी गवर्नेंस से, अपनी पॉलिसी से, टीडीपी जो नहीं छूट गया था, नीतीश कुमार जो चले गए थे, वो वापस ले आए। ठीक है। तो एक तो ये है कि जो एक इमेज बनी थी कि सिर्फ वाजपेयी जी जो है अलग अलग लोगों को, अलग अलग विचारधारा नहीं, अलग अलग लीडर्स को जिनके अपने ईगोज है, जिनके अपने रीजनल, हाँ रीजनल कंपल्शंस है, उनको अकोमोडेट कर सकते, वो इन्होंने करके दिखाया और इलेक्शन से पहले करके दिखाया। दूसरी बात कि 240 अपने आप में तीसरी बार लाना देश में, इस देश में खासकर जहां पर एंटी इनकम्बेंसी हमने देखा है लगातार, इंदिरा गांधी के बाद हमने एंटी इनकम्बेंसी को इफेक्ट में देखा है। सिर्फ मनमोहन सिंह को जो है 2 टर्म्स मिली और इसके बाद अगर आप देखें नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री जिनको तीसरी टर्म को एंजॉय करने का भी मौका मिला। तो ये समझना कि बीजेपी कमजोर हो गई है गलत होगा, गलत इंप्रेशन है, गलत डेटा है। तीसरी बात मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखें कि जो समीर जी भी कह रहे थे कि आपने ऑपोजिशन के लोगों को कहीं ना कहीं आपने उनको इन्फ्लुएंस किया है, वो अपनी गवर्नेंस से या ये प्रोजेक्शन से कि बीजेपी जो है वो लंबे अरसे की पार्टी है, वो लंबे अरसे तक रहेगी और उसकी वजह से ऑपोजिशन के लोग आपके पास आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का एक फ्यूचर जो है वो आज भी और पार्टी के लोग बीजेपी में अपना फ्यूचर देखते हैं। बिल्कुल, आज भी बहुत स्ट्रांग है और आने वाले समय में भी बीजेपी का जो फ्यूचर है वो स्ट्रांग रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अमित शाह जी और खासकर उनकी स्ट्रैटेजी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जो फोर्स बीजेपी में वो लाए एज इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट, एज पार्टी स्ट्रैटेजिस्ट, आखिरकार हमें ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी की इतनी जो हिस्टोरिक मैं कहूँगी स्ट्रेंथ है या हिस्टोरिक विक्ट्री रही है, वो बीजेपी का जो नेतृत्व अमित शाह जी ने किया है पार्टी का, वो ये दिखाता है कि उनसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट पार्टी में आज नहीं। इसमें एक लाइन जोड़ देता हूं सर। देखिए अमित शाह जी ने ये बताया बाकी विपक्षी दलों को कि आप हमारे पास आओगे तो खाली कार्यकर्ता नहीं बनाओगे। हेमंत आया तो मुख्यमंत्री बना, अशोक चौहान आते ही राज्यसभा भेज दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार मध्य प्रदेश में बनाई तो केंद्र में मंत्री बने। तो जितने लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आती है, भारतीय जनता पार्टी उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें संगठन में और सरकार में भूमिका भी देती है। ठीक है।
नेता दूसरी पार्टियों से लाओ और नीचे कार्यकर्ता बढ़ाओ। नहीं, इसको थोड़ा व्यापक स्तर पर देखना चाहिए। पहले तो साधारण अंकगणित देखिए। जब मोदी जी आए 2013 में भारत राष्ट्रीय राजनीति में उनका उदय हुआ, और तो बीजेपी 116 लोकसभा सीट पर थी। अगर आज 240 है तो ये भी उसके हिसाब से तो एक बड़ी उपलब्धि है। मान लीजिए उस समय आपका वोट जो है करीब 11 करोड़ था, आज 23 करोड़ वोट आपके पास है। 23 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला। ये भी जो कहा जा रहा है कि उसके मेंबर से कम वोट मिले, बिल्कुल आंकड़े ऐसा नहीं बताते। हर स्टेट में उसके मेंबर से वोट ज़्यादा मिले। कोई ऐसा स्टेट नहीं जो आप कह सकते हैं उनके मेंबर से वो तो होगा ही सर, हाँ वो बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही है। तो ये एक तो यही स्थिति हुई। दूसरा ये है कि भाई कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन सकती है। बन गई। कोई ये 10 साल चल गई। 10 साल चल गई। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जो बीजेपी यूपी में खत्म हो गई है, 47 सीटों तक सिमट गई है, वो 325 312 चली जाएगी और हारेगी भी तो 255 तक पहुंच के सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा में भी शिवसेना से ज्यादा हो जाएगी। तो आंकड़ों के आधार पर अगर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा छलांग लगाया है जो कांग्रेस तो शुरू से एक मजबूत पार्टी थी, दूसरी पार्टी को इस देश में न मिला है न अभी इसकी कोई संभावना है। एक बड़ी ताकत। दूसरा यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो एक ढलान वाली पार्टी थी। 2009 में आडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने उम्मीदवार बनाने के बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार था, नोट फॉर वोट जो कैश फॉर वोट था, उस भ्रष्टाचार को बीजेपी नहीं भुना सकी। 2G था, 3G था, सब था। और यूपीए सरकार फिर से जीत के आ गई और कांग्रेस को 145 से बढ़ के 206 2G 3G सब सेकंड टर्म में मुद्दे बने थे। ना वही ना सेकंड टर्म में 2009 की बात कर रहा हूं। 2009 में ही आडवाणी को प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार घोषित किया गया था ना। 2004 में तो अटल जी ही थे। तो उसमें क्या हुआ कि देखिए अटल जी और आडवाणी जी ने सरकार में रहते हुए पार्टी को एक मध्यम मार्गी पार्टी में चेंज करने की कोशिश की। उसके कारण जो परंपरावादी कार्यकर्ता थे, संगठन थे, नाराज हो गए, जगह जगह विद्रोह हुआ, लोग गए। मोदी जी आए तो एक उम्मीद लोगों को जगी, सब उठ के खड़े हो गए। 2014 में किसी ने सोचा ही नहीं कि हमारा बीजेपी लीडरशिप से मतभेद है, क्या है, उसके साथ लोग खड़ा हुआ। सब लग गए मोदी के पीछे। सब लोग गए मोदी के पीछे। 2017 आते आते फिर बीजेपी का ग्राफ गिरने लगा। जब मोदी जी बाकी एजेंडा पर बोलना कम कर दिए, लोगों ने आवाज उठाई, सरसंघचालक को वहां से विजयादशमी के भाषण में बोलना पड़ा सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत को कि राम मंदिर के लिए लोग पूछते हैं हमारी सरकार है तो क्यों नहीं बन रही, चाहे जैसे भी हो बनाओ। तो एक असंतोष दिख रहा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने फिर एक टर्न लिया, महबूबा मुफ्ती से एक समर्थन वापस लेना बीजेपी का ऐसा टर्न था कि उसके बाद जो बीजेपी फिर सूटअप की पाकिस्तान में करना और बाकी अपने मुद्दों पर, और फिर 2019 में मुद्दों पर काम किया, उसके कारण हुआ। लेकिन क्या हुआ कि फिर भारतीय जनता पार्टी, अब 2020 कोरोना के समय आप देखेंगे तो कोरोना की लड़ाई मोदी जी को नैरेटिव की अकेले लड़नी पड़ रही थी, कहीं पार्टी दिख ही नहीं रहा था। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा में मतलब बहुमत न मिलने के बाद लगा ही नहीं पार्टी क्या है, तो मोदी अकेले जब खड़ा हुए जाकर के अमित शाह तब पार्टी लड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि जो समर्थन मिला था जीत में, उसको सांगठनिक रूप से, वैचारिक रूप से कंसोलिडेट करने का जो काम होना चाहिए था नीचे स्तर पर, वो छूट गया था और नहीं हुआ है। और वो इस समय सबसे बड़ी बाधा बीजेपी के सामने है और इसको टच नहीं किया जा रहा है। उसकी भरपाई उसी तरह से कोशिश हुई कि बाहर की पार्टियों को, मध्य प्रदेश राज्य, जहां जहां लोग आ रहे हैं उनमें चुन के लो और पार्टी का एक नए सिरे से विस्तार करो। यह प्रयोग सफल नहीं रहा है। इसलिए इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसे ट्रांजिशनल फेज में है कि उसको तय करना है अब कि आप अच्छा, आपने कहा कि 13 के बाद एक फेज आया 17 में, जब एक ग्राफ ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आना शुरू हुई थी पार्टी। इस वक्त पार्टी का ग्राफ कैसा है? इस समय ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ? इस समय पार्टी का ग्राफ नीचे की तरफ है। उसका कारण यह है कि मोदी जी ने जो देश और दुनिया में अपनी भाषा से भारतवंशियों को भारत में एक जो अपेक्षाएं जगाई वैचारिक स्तर पर कि दुनिया में हिंदू दुनिया के कल्याण के लिए उठ के खड़ा होगा, उसके आधार पर पार्टी और राज्य की रचना होगी, उसके आधार पर लीडरशिप हमारा दिखाई देगा जो भविष्य में 50-100 साल तक भारत को लीड करने का, उसमें बिल्कुल कमी। आपने खुद जगाया,
आपने उस आधार पर चुनाव किए, आपने नैरेटिव दिया देश को, दुनिया को, और दुनिया भर में उसके असर, केवल भारत में असर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसका असर है कि भारतवंशी जो है वो खड़े हो रहे हैं। उस लेवल पर जो काम होना चाहिए संगठन के स्तर पर वो नहीं हुआ है, और वो इतनी बड़ी कमजोरी है कि लोगों के अंदर निराशा है। लोग लोकसभा चुनाव में 100 सीट पर तो मैं कह सकता हूं कि लोगों ने मजबूरी में वोट दिया कि हमारे पास विकल्प क्या है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई बाहर से आने के कारण, नौकरशाह राज्य की सरकारों पर हावी हुए। ये सारी ये फिर एक आप कह रहे हैं अभी भी एक ट्रांजिशन में चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती जो आने वाली है सर ये है कि अब मोदी के बाद कौन। अब तो भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा ना। आज मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सर्वोच्च नेता है, सबसे बड़ा चेहरा है। पहले तो ये सोचना भी पाप हुआ करता था, नहीं, अब बात होने लगी है क्या? हर व्यक्ति का समय होता है राजनीति के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी 3रे टर्म में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आप कैसे देखना चाहते हो? और दूसरा, आपका वैकल्पिक सेकंड लीडरशिप कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा? संगठन में आप किसको देखना चाहते हो? अमित शाह लंबे समय तक संगठन देखते रहे, अभी भी संगठन देख रहे हैं नड्डा जी के साथ। बड़े निर्णय अमित शाह के परमिशन और मोदी जी के होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को अब जो ट्रांजिशन चेंज होने वाला है कि भाई अगला अध्यक्ष कौन होगा, आपको जो अध्यक्ष लाओगे उसके बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा? 2029 में भारतीय जनता पार्टी को उसी हिसाब से तय करना पड़ेगा कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। पार्टी क्या कैसे बढ़ेगी? क्या पार्टी कट्टर हिंदुत्व या बिल्कुल जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उस पर पार्टी आगे बढ़ेगी, या पार्टी किसी दूसरे आइडियोलॉजी पे आगे बढ़ने वाली है? क्या दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को उसी तरीके से पार्टी में स्पेस दी जाएगी? संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध कैसे होंगे? जो पहले बहुत अच्छे थे, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक निर्भर रही। बीच में जो हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का संबंध संघ से बहुत अच्छा नहीं रहा, पार्टी अपने खुद के स्तर पर निर्णय लेती रही, संघ का इन्वॉल्वमेंट बहुत नहीं रहा। क्या आने वाले समय में संघ और भारतीय जनता पार्टी का संबंध बहुत अच्छा रहेगा और मिलकर पार्टी अभी तो एक पेज पर ही बताया जाते हैं संघ और भाजपा, नहीं एक पेज पर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसा है कि संघ ने इस बार लोकसभा चुनाव में एक भी उम्मीदवार के लिए नहीं कहा। 3 साल से लगभग सेंट्रल लीडरशिप के बीच जो कम्युनिकेशन नॉर्मल होता था वो नहीं है, ये फैक्ट है। लंबे समय बाद आखिर सरकारवाह को बातचीत करने के लिए जाना, प्रभारी के साथ जो बीजेपी का समन्वय देखते हैं, एक बड़ी घटना थी जो बाहर नहीं समझ में आता है। जो संगठन को समझते हैं उनको मालूम है कि कितने सारे इश्यूज पड़े हुए थे। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे आंतरिक उथल पुथल से गुजर रही है जो सामने कुछ कुछ राज्यों में नेताओं के विद्रोह बाहर से ले आओ टूट फूट में दिखाई दे रही है, लेकिन व्यापक पैमाने पर चर्निंग है। और संघ को भी इसमें स्टेप लेना है। भारतीय जनता पार्टी अब इस समय जिस सिचुएशन में है, मोदी का विकल्प भविष्य में ढूंढा जाएगा, लेकिन मोदी और अमित शाह ने अपने काम से एक स्थापित किया है और उन्हीं के हाथ में है। देखिए इस समय इन्हीं दोनों के हाथ में है कि इस समय पार्टी की आधार भूमि और दिशा कैसे ले जाते हैं इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से निकाल। पार्टी एक टर्निंग प्रोसेस से गुजर रही है। देखिए मुझे लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है बीजेपी की वो यही है कि वो इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन जो है, वो सिर्फ प्राइवेटली नहीं कर रही है, वो पब्लिकली कर रही है। पब्लिकली अगर आप देखें कितना क्रिटिसिज्म हम लोग भी करते हैं, ओपनली करते हैं और पॉलिसीज पे करते हैं। सबसे मुझे लगता है ये आपके ऑडियंस के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद में हमेशा से ही चलती आ रही अभी भी है, उनके यहाँ पे जब राजीव गांधी नहीं रहे तो उनके पास कोई ये था ही नहीं, ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं थे कि किसी को खड़ा कर दे। उन्होंने उतनी कोई वो चेष्टा भी नहीं की और ना कोई एफर्ट दिखाया डेमोक्रेटिक लेवल पे। लेकिन जो बीजेपी में अगर आप देखें कि 240 सीटें आई, ये नहीं कि हार गए, कोalition के साथ वो अच्छे नंबर के साथ उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन जो चर्निंग तब से 4 जून से लेकर अभी तक हो रही है वो ये दिखाता है कि पार्टी अपने फ्यूचर के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, खासकर जो उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि वो कोई परिवार तो है नहीं, तो मोदी जी के बाद कौन आएगा, डेमोक्रेटिकली कौन आएगा, क्या उसकी ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है और कितने समय तक, तो वो सारा कुछ जो है वो चल रहा है, पब्लिकली चल रहा है। एक मंथन ज़रूर हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो पार्टी लेवल पे कुछ मेरे ख्याल से ख़राब भी हुई पिछले 10 साल में, पार्टी कमज़ोर हुई, जो इनफैक्ट हमारे अभी सहयोगी ने कहा कि अभी ग्राफ नीचे है। वो ग्राफ नीचे होने का कारण है कि कहीं बड़ी सारी कमज़ोरियां रही है पार्टी लेवल पे, खासकर सेकेंड टियर लीडरशिप में, जो कि बीजेपी का हमेशा से कल्चर ये रहा है कि वो सेकेंड टियर को भी तैयार रखता है, थर्ड टियर को भी तैयार रखता है।
जो पिछले 5-10 साल में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कमियां आई है, उस पे आजकल चर्चा हो रही है। और मुझे लग रहा है एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि 5 साल के बाद 2029 में अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि मोदी जी नहीं लड़ते हैं या मोदी जी चाहते हैं कि किसी को सक्सेसर अपना चुने, तो वो उसकी तैयारी मुझे लग रहा है आज से ही हो रही है। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है अगर ऐसी बातें होने लगी हैं तो। नहीं, अभी इस समय तो खैर वो चर्चा में नहीं है, लेकिन चिंता में जरूर है। जो सीनियर लोग हैं संघ के और बाकी की चिंता में है। बीजेपी में इस समय कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा जो इस पर सोचे। कोई वो स्थिति पार्टी की नहीं है। देखिए, सेकेंड रैंक लीडरशिप जो चाहे वो खड़े किए हैं, झारखंड में जिनको मुख्यमंत्री बनाया उनको राज्यपाल बना के भेज रहे हैं, हरियाणा में जिनको किया वो कहाँ है, आपके उत्तराखंड में जिनको बनाया पहले उनकी क्या स्थिति हुई, हिमाचल में जो बनाया उनकी, सब देखना पड़ता है। तो अब इस समय एक चर्निंग का सिचुएशन है, इसीलिए संघ से विचार विमर्श चल रहा है। एक और आपको सदस्यता अभियान तो चलाना है, आपको चुनाव कराने हैं, संगठन के सब हो रहा है, लेकिन आप सेंट्रल लीडरशिप में आप देख लीजिए ना। इस समय देखिए सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता हूं, लेकिन अगर नरेंद्र माने लोकप्रियता के स्तर पर, कार्यकर्ताओं के बीच विश्वसनीयता के स्तर पर, या देश में ऐसे लीडर तो दिखाई देने चाहिए ना जिनके बोलने का महत्व हो। कम से कम नरेंद्र मोदी जी के इतना नहीं हो, अमित शाह के जितना नहीं हो, तो कम से कम उसके बाद हो। वो अगर कुछ नेताओं में दिखाई नहीं देता है, चलिए सर, ठीक चिंता है। का विषय है। एक बार सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को इसलिए भी चेंज किया कि नरेंद्र मोदी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। 5000 लोग नेताओं की सभा में नहीं आते थे, उनके आने के पहले अरुचि हो गई थी राजनीति से। नरेंद्र मोदी ने केवल अपनी पार्टी में नहीं, देश में पॉलिटिक्स में रुचि पैदा की, एक विश्वास दिलाया कि पॉलिटिकल चेंज से देश में परिवर्तन हो सकता है। भारी संख्या में लोग उमड़े हैं। दूसरी ओर आइडियोलॉजिकल लेवल पर आपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण किया। अब इन दोनों को ले जाने में जहां होना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी रह गई।